हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं ये कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ईरा मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। हम जब मिले हमारी उम्र 20 बरस के करीब रही होगी। उसने ही मुझे पहले प्रपोज किया। मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूँ तो, दूसरे शब्दों में कहे तो एक रिश्ता शुरू करने का मतलब था अपना परिवार और अपने सिर के ऊपर की छत सब कुछ छोड़ देना। एक ही दिन के भीतर मुझे सब कुछ खोना पड़ा। ये डरावना था, इसलिए जब मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि अलग रह सकूं, तब ये रिश्ता शुरू किया। सबसे बड़ी बात थी कि मेरी माँ मेरे चेहरे मोहरे को लेकर शर्मिंदा रहती थी, इसलिए मुझसे आत्मसम्मान की बहुत कमी थी। मैंने सेक्स करने के लिए पहली कोशिश सबसे पहले ईरा के साथ ही की थी। उस समय मैं ये चाहता था कि हालांकि हमारा सेक्स सामान्य नहीं था, यह दर्दनाक और आक्रामक हुआ करता था। हमारा पहला सेक्स लगभग 5 घंटे तक हुआ और उसके बाद मुझे बुरी तरह दर्द होता रहा। हमारा सेक्स औसतन 1-2 घंटे तक होता था। सेक्स ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा महसूस कराए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे इसका पहले कोई अनुभव नहीं था। मुझे लगता था कि ये शायद ऐसे ही होता है, इसलिए मैं अपनी सहमति दे दिया करता था। लेकिन फिर एक दिन मैंने ना कर दिया, मगर वो रुकी नहीं। उस वक्त ये बलात्कार में बदल गया। मैं फंस चुका था। मुझे एक लंबी बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश जाना था। मैं ईरा को खोने से डरता था, इसलिए मैंने उससे साथ चलने को कहा। यहाँ तक कि मैंने पहले शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था। उसने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। और फिर यहाँ से उत्पीड़न की शुरुआत हुई। देर तक काम करने के बाद मैं थका हुआ होता था। मैं आराम करना चाहता था, लेकिन वो सेक्स चाहती थी। वो कहती थी, मैं बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हें तैयार होना ही होगा। मेरे इनकार करने पर वो मुझे मारने लगती थी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाता था। वो मुझे अपने नाखूनों से चोट पहुंचाती थी, मुझे मुक्का मारती थी। वो मेरे चेहरे पर भी कोई निशान नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा ऐसी जगह मारती जो ढकी रहे, जैसे कि मेरी छाती, पीठ और हाथ पर। मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मुझे हमेशा ये सिखाकर बड़ा किया गया था कि औरतों पर हाथ उठाना गलत होता है। मैं अपने आप को छोटा और कमज़ोर महसूस करने लगा था। मेरे पास बच निकलने का कोई तरीका नहीं था। मैंने होटल से अलग कमरा लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुझे काम से होटल लौटने में डर लगता था, इसलिए मैंने बाज़ार बंद होने तक मॉल्स में घूमता रहता था। बाज़ार बंद होने पर मैं पूरे शहर में घूमता रहता था। ये ठंड का मौसम था और मैं अपने साथ गर्म कपड़े नहीं लाया था। मुझे बुखार और इन्फेक्शन हो गया, लेकिन ईरा को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने वही किया जो वो चाहती थी। सबसे बुरा तो सप्ताहांत में होता था। शनिवार से लेकर रविवार सुबह तक टॉर्चर जारी रहता था।
ईरा सबसे जलती थी, चाहे वो मेरे दोस्त हों या मेरे परिवार के लोग। मैं चाहे जहाँ भी रहूँ मुझे उसका फ़ोन उठाना ही पड़ता था। वो अजीबो-गरीब सवाल करती थी, जैसे तुम उस कॉन्फ्रेंस में क्यों जाते हो? तुम उन दोस्तों से क्यों मिलते हो? मुझे हर वक्त उसके आसपास ही रहना पड़ता था। मैं उसके लिए किसी खिलौने की तरह था जो हर समय उसका मन बहलाने पर मजबूर था। ईरा नौकरी नहीं करती थी, मैं नौकरी करता था, खाना बनाता था और सफाई करता था। हमने एक बड़ा अपार्टमेंट किराए पर लिया था जिसमें 2 बाथरूम थे, लेकिन मुझे मेहमानों वाले बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ता था। मैं उस बाथरूम में नहीं जा सकता था जिसमें वो हर रोज़ मुझे सुबह 10 बजे तक उसके जगने का इंतज़ार करना होता था ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े। उसने तय किया कि हम अलग-अलग कमरों में सोएंगे और मेरे कमरे में लॉक नहीं होगा। मैं कभी भी अकेला नहीं हो सकता था। जब भी मैं कोई गलती करता, वो मुझ पर चीखती और मेरी पिटाई करती। ऐसा लगभग रोज़ होता था। जो भी होता था, वो मुझे ही दोष देती थी। वो मुझे सुनाती रहती थी और उसे कैसा मर्द चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। मैं कमज़ोर था, वो जो भी कहती मैं करता था ताकि उसका गुस्सा न झेलना पड़े। मुझे याद है कि मैं कैसे नीचे जाकर कार में बैठकर रोता था। वो मेरे पीछे-पीछे आती और मुझे रोते हुए देखती। जब मैं वापस आता तो वो कहती थी कि वो मेरे लिए बहुत दुखी है, लेकिन वो खुद को नहीं रोक सकती। मैं चाहे कितना भी बुरा महसूस करूं, ये टॉर्चर रुकता नहीं था। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। इन सब से बचने के लिए मैं रोज़ 10-12 यहाँ तक कि 14 घंटे काम करने लगा था। मैं वीकेंड पर और छुट्टियों में भी कम काम करता था। ये आसान लगता था। कुछ लोग तकलीफ़ में शराब पीते हैं, कुछ काम करते हैं। शुरू के 3 वर्षों तक मैं सिर्फ सेक्स नापसंद करता था, लेकिन इसके बाद मुझे इसका नाम सुनकर ही पैनिक अटैक आने लगे। इसके बाद जब भी ईरा मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती, मैं उसे धक्का देता और भागकर कहीं छिप जाता। कई बार मैं घर से भी भाग जाता। ईरा को लगता था कि हमारी सेक्स लाइफ मेरी वजह से ख़राब हो रही है। वो कई बार मुझे सेक्सोलॉजिस्ट के पास ले गई। मैं सेक्सोलॉजिस्ट के सामने भी बलात्कार और उत्पीड़न की बात नहीं कर पाता था। इस तरह आखिरकार सारा दोष मेरे ही माथे पर मढ़ दिया गया था। मैं अपने तलाक के कुछ साल पहले ही अपने उत्पीड़न के बारे में बोल पाया। वो पतझड़ का मौसम था। मैं ब्रोंकाइटिस और तेज़ बुखार के कारण 2 हफ्तों से बिस्तर में था। तब मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं वहाँ मर भी जाऊँ तो भी किसी का ध्यान मेरी ओर नहीं जाएगा। मैं डर और घिन से भी भर गया था। एक बार मैं उनके माता-पिता को बताने उनके घर गया, लेकिन वो उस वक्त वहाँ नहीं थे। मैं एक बार फिर अकेला पड़ गया। फिर एक दिन इंटरनेट पर कुछ काम करते हुए विज्ञापन वाली विंडो में एक चैट पॉपअप हुआ। मैं वहाँ बात करने लगा। वहाँ सब कुछ गोपनीय था। ये पहली बार था जब मैंने किसी से अपनी ज़िंदगी के बारे में बात की होगी। हालांकि मैं तब भी ये स्वीकार नहीं कर पाया था
कि मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन अब मैं लगातार ना कहने लगा था। पहले मैंने छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना कहा और फिर ज़रूरी चीज़ों के लिए। आखिरकार मुझे एक थेरेपिस्ट मिला जिसने मेरी मदद की। थेरेपी सेशन से मुझे और ईरा दोनों को बात करनी होती थी और जब मैं बोल रहा होता उसे मुझे टोकने की मनाही थी। इस सेशन में मैंने पहली बार अपने उत्पीड़न की बात कही। ईरा मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई। वो मुझ पर चिल्लाई और उसने कहा कि मेरी बातें झूठ हैं। हालांकि इसके बाद उसने तलाक की बात कही। मुझे नहीं लगता कि वो सच में तलाक चाहती थी। शायद उसने मुझे चुप कराने के लिए ऐसा कहा होगा, लेकिन मैंने तुरंत हाँ कर दी। आखिर 1 महीने के बाद मुझे तलाक के कागजात मिल गए। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन था। तलाक के 1 दिन बाद मैं उस पर चिल्लाया। मैंने कहा, तुम मेरा रेप कर रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा रेप कर रही थी। तो क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या कहूँ। एक तरीके से उसने अपना किया स्वीकार किया, लेकिन फिर भी वो हंस रही थी। मैं अपने माता-पिता के साथ वापस आ गया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और कुछ हफ्तों के लिए घर पर ही रहा। एक दिन वो मेरे घर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी और चीखने लगी। मेरी माँ उसका चिल्लाना सुनकर डर गई। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मैंने सोचा, माँ, आप कल्पना भी नहीं कर सकती मैंने क्या झेला है। मैंने न तो उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा किया और न ही किसी को इस बारे में बताया। मैं कुछ सपोर्ट ग्रुप्स की तलाश में था, लेकिन यूक्रेन में सिर्फ महिलाओं के लिए सपोर्ट ग्रुप है। आखिरकार मैंने सैन फ्रांसिस्को का एक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप मिला जो पुरुषों के लिए काम करता था। यूक्रेन में पहले जिस थेरेपिस्ट से मिला उसने मेरा मजाक उड़ाया था। उसने कहा था, ऐसा नहीं होता, तुम पुरुष हो, वो महिला है। मैंने 6 थेरेपिस्ट बदले, तब जाकर मुझे सही मदद मिली। मुझे किसी पर भरोसा करने में 8 महीने लगे। मैंने उस पर मुकदमा करने का भी सोचा, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता। लंबे समय तक मैं बस ये चाहता था कि उसने जो कुछ किया है वो मान ले और मुझसे माफ़ी मांगे। मैं अब भी काम पर नहीं जाता और मेरे लिए रोज़ सुबह बिस्तर छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इतने साल तक मैं क्या कर रहा था। मैं जानता हूँ कि अब न मेरा कोई रिश्ता होगा, न बच्चे। मैंने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन मुझे इतने लंबे वक्त तक खामोश नहीं रहना चाहिए था। अगर कोई लड़का ये पढ़ रहा है और उसी स्थिति में है तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये आपकी जान भी ले सकता है। अगर आप ये समझ गए तो आपके पास खुद को बचाने का मौका है। हम आशा करते हैं कि आज की कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और हर कहानी आपको मिलती रहे। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।